हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैथ स्टडी। इस चैनल पे एनसीईआरटी मैथ का सलूशन दिया जाता है क्लास 9, 10, 11 और 12 का। आज हम क्लास 10th मैथ का चैप्टर 1 का सभी प्रश्नावली सॉल्व कर चुके हैं और आज हम उदाहरण सॉल्व करेंगे। तो उदाहरण नंबर फर्स्ट, ये है। उदाहरण नंबर फर्स्ट ये है कि 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें दिया है 4052 और 12576, इसका यूक्लिड विभाजन से HCF ज्ञात करना है। तो यूक्लिड विभाजन हमें एक सूत्र है कि A बराबर BQ प्लस R, इस रूप में हमें लेके हल करना है। और जहाँ R छोटा हो या R बड़ा हो या बराबर हो 0 के और B से छोटा हो, तो इसमें जैसा कि जो बड़ी संख्या होती है वो A का मान हो जाती है, जो छोटी होती है वो B का मान हो जाती है। तो बड़ा 12576 है, तो इसको हम लिखेंगे कि 12576। अब 12576 में 4052 का भाग देंगे। 4052 का भाग देंगे तो ये भाग इस प्रकार जाएगा कि 3 बार भाग जाएगा। तो लिखेंगे कि 4052 गुणे 3 और प्लस 420 शेष बचेगा, तो इस रूप में लिख देंगे। अभी हमारा 4052 से भाग देने पर शेष 3 नहीं हुआ है, तो इसको एक स्टेप और आगे लिखेंगे। तो अब ये हमारा ए हो जाएगा 4052। अब 4052 में 420 का भाग देंगे, तो 4052 में 420 का भाग देंगे तो भाग 9 बार जाएगी, प्लस 148 शेष बचेगा। इसे इस तरह से भाग दिया जाता है। उसी तरह हमने भाग दिया और 4052 यहाँ पे है, 420 से भाग दिया तो 9 बार गया और यहाँ पे 148 शेष बचा, तो इसको हमने इस रूप में लिख दिया कि 420 गुणे 9 प्लस 148, इस रूप में हमने यहाँ लिख दिया। तो 420 से भी भाग देने पर शेष 48 नहीं हुआ, तो इसको एक स्टेप और आगे लिखेंगे। हमारा शेष 272 बचेगा। 272। तब 420 में 272 का भाग देंगे, तो 272 का भाग देंगे तो भाग एक बार जाएगी, प्लस 148 शेष बच जाएगा। अभी भी शेष 0 नहीं हुआ है, तो अब 272 में 148 का भाग देंगे, तो 272 में जब 148 का भाग देंगे तो भाग एक बार जाएगी, प्लस 124 शेष बच जाएगा। अब 148 में 124 का भाग देंगे, तो 148 में 124 का भाग देंगे तो भाग एक बार जाएगी और शेष 24 बच जाएगा। अब 124 में जब 24 का भाग देंगे तो भाग 5 बार जाएगी, 24 25 120, 4 शेष बच गए। अब 24 में 4 का भाग देंगे तो 6 चौका 24 शेष 0। तो
4 से भाग देने पर शेष 0 हो गया, तो इसको लिख देंगे। 4 से भाग देने पर शेष 24 हो गया, तो लिख देंगे कि 4052 और 12,576 का HCF 4 है। हमारा उदाहरण नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2 क्यू के रूप का होता है। तो उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर सेकंड दिया है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2 क्यू के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2 क्यू प्लस 1 के रूप का होता है। तो आइए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। और यहाँ से मिल रहा है कि b बराबर 2 और b बराबर 2 यहाँ से मिल रहा है। जब b बराबर 2 मिल रहा है तो r हो सकता है, मतलब कि शेष भाजक 2 हो गया, तो हमारा हो सकता है शेष 1 0 1 और बस शेष जब भी रहता है तब भाजक से छोटा रहता है। तो यहाँ पे शेष हमारा 0 और 1 हो सकता है। तो अब स्टेप बाय स्टेप हम एक एक रखेंगे। तो r बराबर 0 रखने पर a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो r बराबर b का मान 2 है, q वैसे ही रहेगा, r बराबर 0 2 क्यू। अब 2 क्यू इसका क्या मतलब कि एक समपूर्णांक है, समपूर्णांक। अब r बराबर 1 रखेंगे, r बराबर 1 रखने पर a बराबर बी क्यू प्लस आर में 2 क्यू प्लस 1। तो इसमें 2 से गुणा तो हुआ है, प्लस 1 जुड़ गया है, तो 2 से भाग जाएगा, 1 शेष बच जाएगा। तो इसलिए यह क्या हो गया कि यह विषम पूर्णांक, यह विषम पूर्णांक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 2 क्यू के रूप का होता है तथा कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 2 क्यू प्लस 1 के रूप का होता है। तो लिख देंगे कि इस प्रकार हमें प्रदर्शित होता है या प्राप्त होता है, प्रदर्शित होता है कि कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 2 क्यू तथा कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2 क्यू प्लस 1 के रूप का होता है। हमारा उदाहरण नंबर सेकंड कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर थर्ड, उदाहरण नंबर थर्ड है दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक
4 क्यूब + 1 या 4 क्यूब + 3 के रूप का होता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। इसलिए b बराबर यहाँ से 4 ले लेंगे। जब b बराबर 4 हो गया तो r बराबर लिख देंगे कि 0, 1, 2 और 3 हो सकता है। तो अब स्टेप बाय स्टेप एक एक मान रखेंगे यूक्लिड के प्रमेय में। तो r बराबर 0 रखने पर r बराबर 0 रखेंगे तो b³ + r है। तो b का मान 4 हो गया, क्यूब + r का मान 0 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2³ इसके साथ 2 का गुणा हो गया तो ये सम हो गया। यह सम पूर्णांक है। अब r बराबर 1 रखने पर a बराबर b³ + r। तो 4³ + 1। तो इसको तो 2 × 2 क्यों लिख देंगे और फिर +1 आ गया। ये 2 से अगर भाग दे देते हैं तो एक शेष बच जाता है। तो इसका मतलब कि यह विषम हो गया, विषम पूर्णांक है। अब r बराबर 2 रखने पर a बराबर b³ + r। तो 4³ + 2। अगर इसमें से 2 कॉमन किया जाए तो 2³ + 1 ये पूरा पूरा कट जा रहा है। तो ये सम पूर्णांक हो गया। r बराबर 3 रखने पर a बराबर b³ + r। तो 4³ + 3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4³ + 2 + 1 कर सकते हैं। अगर इसमें से 2 कॉमन किया जाए तो 2³ + 1 और ये बाहर 1 बच जाएगा, क्योंकि ये भी विषम पूर्णांक हो गया। तो a बराबर r बराबर 0 रखने पर सम पूर्णांक आया है। r बराबर 1 रखने पर विषम पूर्णांक आया है। r बराबर 2 रखने पर सम पूर्णांक है। r बराबर 3 रखने पर विषम पूर्णांक आया है। तो जहाँ जहाँ 4³ + 1 मतलब 4³ + 1 के रूप का है वह विषम पूर्णांक है। 4³ + 1 यह विषम पूर्णांक है और 4³ + 3 यह भी विषम पूर्णांक है। तो लिख देंगे कि इस प्रकार हमें प्राप्त होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4³ + 1 या 4³ + 3 के रूप का होता है। तो ये हमारा उदाहरण नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4। तो उदाहरण नंबर 4 थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं इसको बुक से ही दिखा दे रहा हूँ। उदाहरण नंबर 4। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहता है
कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ढेरियां बर्फी की परत पर न्यूनतम मतलब कम से कम जगह घेर सके। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं? तो इसका हम यूक्लिड विभाजन से ही लगाएंगे। तो हम इसको हल करते हैं तो हमें दिया है कि 420 काजू की बर्फियां हैं और काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। तो इन दोनों का हम लोग HCF निकाल देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो निकाल देते हैं HCF 420 बराबर 130। यहाँ पे 420 में 130 का भाग देंगे तो 13 39 तीन बार भाग जाएगा तो 3 0 3 तिलिक 9 3 तो हमारा 3 बच जा रहा है। तो लिखेंगे गुणे 3 + 30 इस रूप में लिख देंगे। तो 130 से भाग देने पर शेष 30 नहीं हुआ तो फिर आगे भाग लेकर जाएंगे तो 130 बराबर 30। अब यहाँ पे 130 में हम लोग 30 का भाग देंगे तो 4 3 12 120 बेर गया मतलब 4 बेर तो 4 + 10 बच गया। अब अभी भी 30 से भाग देने पर शेष 0 नहीं हुआ तो अब 30 में 10 का भाग देंगे। जब हम 30 में 10 का भाग देंगे तो 3 बेर जाएगा तो 10 × 3 + 0 तो हमारा 10 से भाग देने पर 0 आ गया तो लिख देंगे कि 120 और 130 का HCF 10 आता है। तो हम लिख देंगे तो इस उदाहरण में पूछा है कि इस प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। तो हम लोग लिख देंगे कि प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियां रखी जा सकती हैं। उदाहरण नंबर 4 कंप्लीट हुआ। उदाहरण नंबर 5 दिया है कि संख्याओं 4 n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होता है। कहने का मतलब कि क्या 4n जो है जहाँ n प्राकृतिक संख्या है तो n का कोई ऐसा मान है जिसे रखने पर 4n का मान 0 हो जाए। तो इसको हम बस जांच करेंगे। तो लिखेंगे कि जब n प्राकृतिक संख्या है इसलिए n बराबर 0 1 2 नहीं प्राकृतिक संख्या है तो 1 2 3 4 डॉट डॉट कुछ भी रखने पर तो लिखते हैं n बराबर 0 पर 4 पर घाते 0 और किसी भी संख्या पर 0 घात का मान उसका 1 होता है। यदि n बराबर 2 1 पर 4 पे घाते 1 का मान 4 हो जाता है। n बराबर 2 रखा जाए 2 पर तो 4 पर घाते 2 और इसका मान 16 हो जाता है। n बराबर 3 पर 4 पर घाते 3 तो 4 चौको 16 चौको 64 हो जाएगा। n बराबर यदि 4 रखा जाए तो 4 पर घाते 4 4 चौको 16 को 6 हासिल बचल 1 से 24 256 हो जाएगा। यदि n बराबर 5 रखा जाए तो 4 पर घाते 5 हो जाएगा। तो ये 6 चौको 24 हासिल बचल 2 5 चौको 20 2 22 हासिल बचल 2 4 दूनी 8 2 10 10 से 24 हो जा रहा है।
यानी कि अगर n का मान कुछ भी रख दिया जाए तो 4n का मान कभी 0 नहीं होगा। तो लिख देंगे कि ऐसी कोई संख्या नहीं है, संख्या नहीं है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त हो सके। तो हमारा उदाहरण नंबर 5 कंप्लीट हुआ। आज की वीडियो में बस इतना ही, और शेष उदाहरण हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।